आइए आज बात करते हैं कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी सिद्धांत की। साम्यवाद, जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं, और सामान्य जन में जिसका एक प्रचलित भाव है, उसे लोग समाजवाद भी कहते हैं। एक विचारधारा के रूप में समाजवाद अत्यंत प्राचीन यूनान से प्रारंभ होता है और यूनानी राजनीतिक व्यवस्था में, यूनानी राजनीतिक चिंतन की परंपरा में समाजवादी सिद्धांतों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में भी साम्यवाद की बात करता है और उसका साम्यवादी सिद्धांत केवल यहीं तक सीमित है कि जो शासक वर्ग है उसे संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। यदि संपत्ति से वंचित करना ही साम्यवाद है और साम्यवाद केवल लोगों की प्रवृत्तियों या दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की एक विधि है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था से इसका एक गहरा संबंध बन जाता है। यूनान की परंपरा से भी पहले बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इजराइल के मूसा, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध विधि निर्माता थे, और ईसाह, जो कि वहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके भी चिंतन और दर्शन में समाजवाद के चिन्ह उनको दिखाई देते हैं। समाजवादी परंपरा इतनी अधिक शाखाओं में और इतनी अधिक विशेषताओं और रूपों के साथ आगे बढ़ी कि उसका कोई सुनिश्चित स्वरूप स्थापित नहीं हो पाया। इसीलिए जोड ने कहा कि यह एक ऐसा टोप है जिसको जितने लोगों ने चाहा धारण कर लिया और वह सबके सरों में समान रूप से फिट भी बैठती चली गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है, अर्थात देश काल परिस्थितियां यदि बदलेंगी तो समाजवाद के सिद्धांत, उसका स्वरूप और उसकी विशेषताओं में ही परिवर्तन आ जाएगा। आगे चलकर कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनको ईसाई धर्म के टेस्टामेंट में भी समाजवादी सिद्धांतों के दर्शन मिले, और कुछ लोगों को भारतीय परंपरा में भी समाजवाद के दर्शन मिलते हैं। जब परंपरा यह कहती है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, या जब भारतीय परंपरा में यह कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसमें समाजवाद के दर्शन मिलते हैं कि आप दूसरों का अहित न करें और जितना संभव हो दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आपको अपने लिए पसंद हो। तो समाजवादी व्याख्या, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषताएं समय समय पर देश काल परिस्थितियों के अनुकूल अपना अर्थ तराशती गई, उसका स्वरूप बदलता गया और उसकी विशेषताएं अलग अलग तरीके से विकसित होती चली गईं। लेकिन जब हम आधुनिक युग में समाजवादी परंपरा को देखते हैं तो हमें सर्वप्रथम 18वीं और 19वीं शताब्दी के कल्पनालोकी समाजवादी याद आते हैं। और ये कल्पनालोकी समाजवाद, जिनके बारे में C.L. वेपर ने कहा कि वे सुंदर गुलाबों के स्वप्न तो देखते थे, लेकिन गुलाबों को तैयार करने के लिए कभी भी उन्होंने एक उर्वरा जमीन नहीं बनाई। अब यदि जमीन बनेगी ही नहीं, उर्वर भूमि होगी ही नहीं, तो गुलाब नहीं उग सकते। केवल गुलाबों का स्वप्न देखने से कुछ नहीं होगा। जो कल्पनालोकी समाजवादी थे उसमें रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, प्रोधा, सेंट साइमन, सिस्मांडी जैसे अनेक लोग शामिल थे। सेंट साइमन ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया जो उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामी बनने की इच्छा रखता है, अर्थात संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था उसकी मुट्ठी में कैद हो और जो अन्य लोग बचें उन्हें केवल श्रम करने का अधिकार हो। एक प्रकार से यह पूरी व्यवस्था एक ऐसी तानाशाही प्रवृत्ति की द्योतक थी जिसमें कुछ लोग बहुतों के ऊपर शासन करते थे, कुछ लोग बहुतों को अपनी इच्छाओं के अधीन बना लेते थे और उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर जिनका अकेले नियंत्रण था। सेंट साइमन ने
कहा कि जब मैं ये देखता हूँ कि जो मजदूर जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके पैरों में जूते नहीं हैं, जो मजदूर त्रिपाल बनाने की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके सर पर अपनी कोई निजी छत नहीं है, तो मुझे यह समझ में आ जाता है कि राज्य आज भी कुछ लोगों का बहुतों के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। प्रुधा ने भी कहा कि सारी संपत्ति चोरी है। और संपत्ति को चोरी क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि वो उसका मानना है कि जिस संपत्ति को हम इस समाज में कमा रहे हैं उसी समाज के अन्य लोगों के हितों के लिए हमें खर्च भी करना चाहिए। लेकिन यदि हम संपत्ति को केवल संचित करेंगे, अपने लिए खर्च करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करेंगे, और जो वर्तमान में अभावग्रस्त लोग हैं जिनकी आवश्यकताओं की या न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो भूखे हैं, नंगे हैं, सड़क पर खड़े हैं, चाहे वो जाड़ा हो या गर्मी हो, और वो एक भीषण अभाव की दशाओं से जूझ रहे हों, यदि हमारा धन उनके काम नहीं आता तो हमारे पास जो संपत्ति है वह चोरी की है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि संपत्ति का सदुपयोग तभी है जब वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ अन्य लोगों की भी जरूरतों को पूरा करे। यह परंपरा थोड़ा और आगे बढ़ती ही है कि तभी इस समाजवादी परिदृश्य में एक सार्थक और सशक्त हस्तक्षेप होता है कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद या जिसको मार्क्सवाद या साम्यवाद कहा जाता है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया और बताया कि मेरा जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक समाजवाद है। मार्क्स ने जो उसके समकालीन समाजवादी थे उनको कल्पनालोकी समाजवादी कहा है कि वो कल्पना में विचरण करते थे और उन कल्पनाओं को यथार्थ जगत में उतारने की कोई सार्थक रणनीति या योजना उनके पास नहीं थी। और मार्क्स ने अपने समाजवाद को कहा कि यह वैज्ञानिक समाजवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए मार्क्स कहता है क्योंकि वह न केवल ये बताता है कि वर्तमान आर्थिक अभाव, शोषण, गरीबी और दरिद्रता का कारण क्या है, बल्कि वह यह भी बताने का एक सार्थक प्रयास करता है कि इस अभाव, गरीबी, दरिद्रता से मुक्ति कैसे पाएंगे। तो उसने कार्य कारण संबंध स्थापित किया कि जो वर्तमान दुर्दशाग्रस्त परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का निदान कैसे होगा और निदान करने के लिए हमें किस रणनीति या किस योजना के अंतर्गत काम करना है। तो मार्क्स केवल वर्तमान अभावों के कारणों की ही चर्चा नहीं करता बल्कि इन अभावों से बाहर आने का रास्ता भी बताता है। इसीलिए उसने कहा कि मेरा जो समाजवाद है वह वैज्ञानिक समाजवाद है। कार्ल मार्क्स ने कल्पनालोकी समाजवादियों के बारे में लिखा कि उन्होंने अब तक जो संसार में परिवर्तन हुए हैं उसकी केवल व्याख्या की है कि वो परिवर्तन कैसे हुए, लेकिन उन परिवर्तन के कारणों की उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की है। इसीलिए उसने कहा कि अब तक के दार्शनिकों ने इतिहास की व्याख्या की है, जबकि महत्वपूर्ण काम है उसे कैसे बदला जाए और कैसे बदलने या वह परिवर्तन कैसे प्रारंभ किया जाए, कैसे वह परिवर्तन यथार्थ रूप से धरातल पर उतारा जाए। इन्हीं प्रयासों ने उसे अपने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए प्रेरित किया और मार्क्स ने उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहकर पुकारा है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के जीवन के बारे में। 5 मई 1818 को ट्रीव्स नगर में, जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ मार्क्स का जन्म हुआ एक संपन्न यहूदी परिवार में। और यहूदी परिवार में जन्म मार्क्स का होता है, लेकिन उस समय ईसाइयों और यहूदियों के बीच एक युद्ध चल रहा था अघोषित, जिसमें ईसाई लोग यहूदियों का दमन कर रहे थे। और उस दमन से बचने का या तो एक उपाय यह था कि जर्मनी छोड़ करके चले जाएं, या दूसरा उपाय यह था कि आप ईसाई धर्म में अपने को बदल लें। तो मार्क्स के पिता ने क्या किया कि ईसाई दमन की नीति से, यहूदियों के दमन की नीति से परेशान होकर उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उस समय मार्क्स केवल 6 साल का था। इस धर्म परिवर्तन का मार्क्स की मनोवैज्ञानिक और धार्मिक चेतना पर गहरा असर पड़ा और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मार्क्स आगे चलकर कहता है कि धर्म अफीम है, इस चिंतन और विचार की जड़ें इसी यहूदी धर्म
से बदलकर ईसाई धर्म में आने की घटना से जुड़ी हुई हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए गया और वहाँ से फिर जेना विश्वविद्यालय में उसने दाखिला लिया और वहीं पर अपनी पीएचडी की थीसिस संपूर्ण की। अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत कार्ल मार्क्स एक अध्यापक बनना चाहता था, लेकिन उसके उग्र विचारों के कारण वह अध्यापन के व्यवसाय से वंचित हो गया। आगे चलकर उसने पत्रकारिता में अपना भाग्य आजमाया और रीन से जेतुंग नामक समाचार पत्र का वो संपादन का काम करने लगा। लेकिन इस समाचार पत्र में उसने अपने ऐसे अनेक विचार प्रस्तुत किए जो तत्कालीन जर्मन उदारवादी सरकार को अच्छे नहीं लगते थे। जर्मनी एक ऐसा देश था जहां उदारवादियों का शासन था और वे पूंजीवाद को समर्थन देते थे, और मार्क्स अपने विचारों में पूंजीवाद के विभिन्न बुराइयों के प्रति, उसके विभिन्न ऐसे कार्यों के प्रति जो कि समाज के बहुसंख्यक मजदूर वर्ग के हितों के विरुद्ध हैं, अपने उस समाचार पत्र में उजागर करने के काम में लगा हुआ था। परिणाम ये हुआ कि रीन से जेतुंग को सरकार के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। 1842 में रीन से जेतुंग का संपादन मार्क्स ने शुरू किया और 1843 आते आते इस समाचार पत्र को सरकार ने बंद कर दिया। 1843 के बाद मार्क्स के जीवन में उसकी जीवन संगिनी जेनी वेस्टफेलेन, जिसको वह जेनी के नाम से पुकारता था, उसका प्रवेश हुआ और एक लंबे समय से दोनों साथ साथ रह रहे थे और उन्होंने 1843 में ही स्वयं को परिणय सूत्र में आबद्ध कर लिया। जेनी एक बहुत बड़े सामंत की बेटी थी और जेनी जब मार्क्स से शादी की तो उसके बाद उसका उसके पिता के साथ संबंध विच्छेद हो गया, क्योंकि पिता उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे और जेनी ने मार्क्स को चुना था। इसका परिणाम यह हुआ कि पिता से संबंध विच्छेद हो गया और पिता की जो भी संपत्ति थी वो जेनी को नहीं मिली, और जब उसके पिता नहीं रहे तब विरासत में वह संपत्ति जेनी को मिली। जेनी से शादी करने के उपरांत मार्क्स के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसका समाचार पत्र बंद हो चुका था और अब वह जर्मनी छोड़ करके फ्रांस चला गया जेनी को लेकर के। 1843 के अंत में मार्क्स फ्रांस आता है, पेरिस, और यहीं उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है। एंगल्स एक बहुत बड़े व्यापारिक घराने का लड़का था और उसके यहाँ आयात निर्यात से जुड़े हुए काम होते थे। उसके पास अपनी कई मिलें थीं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। एंगल्स के साथ मार्क्स की यह जो पहली मुलाकात हुई, वह मुलाकात आगे चलकर एक प्रगाढ़ दोस्ती में बदल गई और इसने इतिहास की एक अटूट और बौद्धिक मित्रता के रूप में ख्याति प्राप्त की। एंगल्स मार्क्स का केवल मित्र, शिष्य या सहयोगी ही नहीं था, बल्कि उसका संरक्षक भी था, और जब कभी भी मार्क्स को पैसे की दिक्कत आई जीवन में, एंगल्स ने उसकी खुलकर सहायता की, और बिना एंगल्स की सहायता के मार्क्स शायद अपनी बौद्धिकता के प्रकाश को जलाए हुए नहीं रख सकता था। एंगल्स और मार्क्स ने मिलकर फ्रांस में ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, और इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया के सभी पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को यह संदेश दिया कि अब मजदूरों में चेतना आएगी और वे क्रांति के लिए आगे बढ़ेंगे। मार्क्स बहुत स्पष्ट लिखता है कि मजदूरों को अपने उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुलेआम यह कहते हैं कि हिंसात्मक क्रांति के द्वारा ही उनके लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। मार्क्स कहता है कि जितने भी पूंजीपति वर्ग और उनके समर्थक हैं, उनको मजदूरों की क्रांति से कांपने दो। यह कंपन ही उनका या तो वैचारिक परिवर्तन करेगा या उनका सर्वनाश कर देगा। आगे चलकर 1848 में जब फ्रांस में
सत्ता के परिवर्तन का एक नया दौर प्रारंभ होता है, तो कार्ल मार्क्स पुनः जर्मनी लौट आता है। और जर्मनी आने के बाद उसने अपना पुराना जो समाचार पत्र जिसका नाम रिन्से जेतुंग था, उसको नए नाम से न्यू रिन्से जेतुंग कह करके या उसका नामकरण करके वो संपादित करने का प्रयास करता है। लेकिन सरकार उससे पुनः नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि मार्क्स के विचार उतने ही उग्र थे और उदारवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतिकूल थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। सरकार ने उसे पुनः देश से निकाल दिया और वो पुनः फ्रांस चला गया। फ्रांस की सरकार ने उसे दोबारा इस शर्त पर अपने देश में आने दिया कि वह राजनीतिक घटनाओं में कोई रुचि नहीं दिखाएगा और न ही कोई टीका टिप्पणी करेगा। कार्ल मार्क्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया और फिर वो अपने परिवार सहित इंग्लैंड लौट आता है। और इंग्लैंड में जो उसने जीवन बिताया वह संभवतः उसके जीवन के सबसे अधिक गरीबी, अभाव और दरिद्रता के दिन थे। एंगल्स की सहायता ही उसके जीवन के नैया को आगे बढ़ाने के लिए एकमात्र पतवार सिद्ध हुई। यहीं पर उसने अपनी रचना दास कैपिटल लिखा 1965 में, जो कि आगे चलकर 1865 में उसने दास कैपिटल लिखा, जिसके 2 संस्करण और 1885 और 1894 में पुनः प्रकाशित किए गए। मार्क्स ने अपने जीवन में जब अंधकार का समय आया और उसने अपने मित्र एंगल्स को याद किया, तो मित्र एंगल्स ने उसकी हमेशा मदद की और उसने लिखा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो सका है उसके लिए मैं एंगल्स का ऋणी हूँ। मार्क्स आगे चलकर लंदन में अपनी पत्नी के इलाज में, स्वयं अपना इलाज कराने में, बच्चों की परवरिश करने में अपने को अक्षम पाता है। इसी बीच एक दिन दवाओं के अभाव से जेनी की मृत्यु हो जाती है और जेनी की मृत्यु के बाद मार्क्स ने लिखा कि आज मूर मर गया। वस्तुतः मार्क्स के परिवार के सदस्य उसे मूर कहकर पुकारते थे। जेनी के जाने का मार्क्स के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा, उसे सदमा लगा और आगे चलकर मार्क्स की भी मृत्यु हो जाती है। कार्ल मार्क्स के विचारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में हम प्रायः 3 प्रमुख आधार बिंदु मानकर चलते हैं। पहला, जर्मनी का शास्त्रीय दर्शन, जिससे कि उसने द्वंद्ववाद का सिद्धांत ग्रहण किया। दूसरा, इंग्लैंड में प्रचलित श्रम सिद्धांत, जिसमें माना गया श्रम ही संपत्ति का मूल्य तय करता है। और तीसरा, फ्रांस का क्रांतिकारी दर्शन, जिसमें यह माना गया कि क्रांति करके हम किसी भी वर्तमान दुर्दशा से बाहर आ सकते हैं, अपनी वर्तमान असंतोषजनक और अराजक परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हम क्रमशः इनकी बात करेंगे। फ्रांस के शास्त्रीय दर्शन का जो मूलभूत सिद्धांत था वह था, क्षमा करें, जर्मनी का जो शास्त्रीय दर्शन था उसका जो मूलभूत सिद्धांत था वह द्वंद्ववाद पर आधारित था, यह माना गया। और इस द्वंद्ववादी विचार का प्रणेता हीगल था। हीगल से मार्क्स बहुत प्रभावित था और जो नव हीगलवादी ग्रुप था वह उसका सदस्य भी था। हीगलवाद के विचारों के आधार पर ही मार्क्स ने द्वंद्ववादी सिद्धांत को ग्रहण किया। और द्वंद्ववादी सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप में होती है और वह स्वरूप वाद होता है। हम जिन वस्तुओं को आज देखते हैं वह न तो अतीत में वैसी थीं और न तो भविष्य में वैसी रहेंगी। तात्पर्य यह है कि जिन विचारों या वस्तुओं को हम देखते हैं, आज जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं वह स्वरूप अतीत में भी बदला हुआ था और भविष्य में भी बदल जाएगा।
कोई भी वस्तु या विचार निरंतर अपनी एक यात्रा पर की ओर अग्रसर है और उस यात्रा में जो वर्तमान स्थिति है वह एक पड़ाव मात्र है। उसमें बदलाव सुनिश्चित रूप से होगा, यही उस वस्तु या विचार की सार्थकता है। तो मार्क्स ने हेगल से द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया और हेगल द्वंद्ववाद को वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर पर ले जाता है। मार्क्स भी अपने सिद्धांत को, जिसे उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद तक ले जाता है। लेकिन हेगल विचारों की सत्ता में विश्वास करता था। मार्क्स को विचारों की सत्ता में कोई विश्वास नहीं है, उसे पदार्थ की सत्ता में विश्वास है। इसलिए मार्क्स ने यह नहीं माना कि विचार परिस्थितियों को बदलते हैं, बल्कि उसने यह माना कि परिस्थितियां विचारों को परिवर्तित कर देती हैं। हेगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्ववाद के सिद्धांत को आगे चलकर मार्क्स ने भौतिकवाद से जोड़ा और हेगल के द्वंद्ववादी सिद्धांतों को हेगल ने जिस द्वंद्ववाद के सिद्धांत के आधार पर राज्य का महिमा मंडन किया था, उसी राज्य को मार्क्स शोषण की एक मशीन बताते हुए ध्वस्त करने की बात करता है। मार्क्स के विचारों का जो दूसरा प्रेरणा स्रोत है वह है ब्रिटेन में प्रचलित अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ब्रिटेन में अर्थशास्त्र उन दिनों श्रम, लेबर थ्योरी के आधार पर संचालित होता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इस लेबर थ्योरी को, श्रम आधारित सिद्धांत को पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा कर लिया था। मार्क्स श्रम का सिद्धांत तो ब्रिटेन से लेता है और वहीं से उसने अतिरिक्त मूल्य का भी सिद्धांत लिया और श्रम आधारित मूल्य व्यवस्था का भी सिद्धांत उसने ब्रिटेन के अर्थशास्त्रीय ज्ञान से ही लिया है या ब्रिटेन की अर्थशास्त्रीय परंपरा से ही लिया है। लेकिन इस पूरे सिद्धांत को, चाहे वह श्रम पर आधारित किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने का सिद्धांत हो या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, इन दोनों सिद्धांतों को मार्क्स ने ब्रिटिश परंपरागत आर्थिक ज्ञान के विपरीत मजदूरों के पक्ष में खड़ा कर दिया। अर्थात जिस सिद्धांत के आधार पर ब्रिटेन में लोग पूंजीपतियों के हितों की व्याख्या कर रहे थे, उसी सिद्धांत को मार्क्स ने श्रमिकों के हित में एक नया स्वरूप देकर प्रतिपादित कर दिया और यह मार्क्स की एक बड़ी उपलब्धि है। मार्क्स के विचारों का जो तीसरा प्रेरणा स्रोत है वो फ्रांस का क्रांतिकारी दर्शन है, जिसमें चार्ल्स ओवेन, सेंट साइमन, प्रोधा, फोरियर, ये सारे लोग आते हैं और जिनका मानना है कि हम वर्तमान समय की दुर्दशा से, अराजकता से तभी बाहर निकलेंगे जब हम क्रांति करेंगे। क्रांति हिंसात्मक हो सकती है और इस हिंसात्मक क्रांति के द्वारा जो वर्तमान असंतोष है उसे समाप्त करके हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जो सबके लिए होगी और सबके बारे में सोचेगी। वस्तुतः मार्क्स ने अपने विचारों को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण किया है, लेकिन इन सबको एक सूत्र में गूंथ करके एक माला का स्वरूप प्रदान कर दिया है। किसी ने ठीक ही कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया, लेकिन उसे एक क्रांतिकारी आंदोलन बना दिया। तो चाहे वो जर्मनी का शास्त्रीय दर्शन हो या ब्रिटेन में का जो परंपरागत अर्थशास्त्रीय ज्ञान हो या फ्रांस का क्रांतिकारी दर्शन हो, इन सबसे अपने विचारों का स्रोत ग्रहण करने के बावजूद भी कार्ल मार्क्स इन सबको इस तरीके से परिवर्तित करता है कि हम मजदूरों के हितों का पोषण कर सकें और एक शोषण मूलक पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का कारण बन सकें।